गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पार्ट 12 में प्रिज्म डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लें। रिफ्रैक्शन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो रिफ्रैक्शन में मैंने बताया था कि हम लोग 3 जगह रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट की रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। तो जो आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें दी गई हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, सिंपल एक ग्लास की प्लेट है उससे रिफ्रैक्शन। तो जब उससे रिफ्रैक्शन आपने देखा तो देखा कि जो इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे है दोनों पैरेलल ही हैं, मतलब कोई डेविएशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट होता है कि अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है तो जो इमरजेंट रे है वो यहाँ से निकलेगी, लेकिन दोनों ही पैरेलल रहेंगे। किसी प्रकार का इनके पाथ में कोई एंगल नहीं बनेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। जब हमने बात की लेंस की तो लेंस में क्या होता है कि इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे होती है वो चाहे इधर जाती है चाहे इधर जाती है, बेस डिपेंड करता है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो इसमें इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में डेविएशन होता है। डेविएशन का मतलब ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है। अब प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म में भी यह अपने पाथ को चेंज करती है और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में कुछ न कुछ एंगल बनता है। और हमको यहाँ पर आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेशली प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। देखो प्रिज्म है क्या, आपने सिंपल प्रिज्म देखे भी होंगे। प्रिज्म जैसे एक पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पोर्शन है, और वो पोर्शन ऐसा होता है कि जिसमें 2 फेसेज होते हैं, जैसे एक फेस ये एक फेस ये, और दोनों ही फेसेज किसी एंगल पर आकर के मिले रहते हैं, एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फिर से ध्यान दो, ऐसे प्रिज्म इस तरह से रखा होता है। तो अब प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेज इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल। एक एंगल पर ये आकर के मिले रहते हैं। ये जो दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेसेज होते हैं, जो दोनों प्लेन सरफेसेज हैं जो आकर के एक पॉइंट पर एक जंक्शन पर मिले हुए हैं, इन दोनों सरफेसेज को कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग फेसेज। इनसे ही रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इनको रिफ्रैक्टिंग फेसेज कहते हैं। उसके बाद ये दोनों जिस लाइन से आकर के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये वाली जो लाइन बन रही है, इनका जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको रिफ्रैक्टिंग एज कहा जाता है। रिफ्रैक्टिंग एज, ये जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेन सरफेसेज के बीच का जो एंगल होता है उसको रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म या सिंपल एंगल भी कहा जाता है। और ये इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इन चीज़ों के बाद इनको अभी मैं लिख भी दे रहा हूँ। इनकी डेफिनेशन देखने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म पर कैसे होता है। इसमें प्रिज्म में एक चीज़ और देखो कि मान लो कि इस जगह पर आकर के ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों प्लेन सरफेसेज, और इसको हम रिफ्रैक्टिंग एज कह रहे हैं, इस लाइन को रिफ्रैक्टिंग एज कहा। अब अगर किसी प्लेन से हम इसको काट दें, बिल्कुल रिफ्रैक्टिंग एज के ठीक परपेंडिकुलर, अगर हम इसको नॉर्मल डायरेक्शन से ऐसे काट देते हैं तो हमको एक ये हिस्सा दिखेगा, और इस हिस्से को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। दिस पोर्शन मतलब ABC को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। ये प्रिज्म से जुड़े कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हो गए जिनको आपको जानना चाहिए। अब ये प्रिज्म से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, द 2 प्लेन सरफेसेज ABED, ये इधर वाला, एंड ACFD ये इधर वाला, आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग फेसेज एंड एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल आर एंगल ऑफ प्रिज्म। आर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिंग एंगल आर एंगल ऑफ प्रिज्म। The line AD along which the 2 refracting faces meet is called refracting edge. This is called refracting edge of the prism. A section ABC of the prism made by a plane at right angles to the refracting edge of the prism is called principal section of the prism. ये प्रिज्म से जुड़े हुए कुछ छोटे डेफिनेशंस हो गए। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एंगल रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसमें देखो
इसमें हम लोग इस फिगर को अगर समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ए बी सी हमने एक प्रिज्म ले लिया है, के एल एक इंसिडेंट रे है जो I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट हुई, ये इस पर नॉर्मल ड्रा किया गया है। तो इस नॉर्मल को आप नाम दे दीजिए N1 और इसको नाम दे देते हैं N2। ये इस पर नॉर्मल हो गया। अब इस जब ये इंसिडेंस एंगल हमने बना लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, तो यह बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया, इसको यहाँ से जो प्रिज्म के मटेरियल का मीडियम है जनरली ग्लास होता है, तो अगर ग्लास की प्रिज्म है तो ग्लास में गई, तो ये थोड़ा सा मीडियम यहाँ से रेयर से डेंसर में हुआ, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल ये जा रही थी सीधी, लेकिन नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बेंड हो गई। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये रे बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, ऐसा नहीं है, ये विदाउट पैरेलल भी हो सकती है और पैरेलल भी होती है कई केसेज में, और जिन केसेज में पैरेलल होती है उन केसेज की बात हम लोग आगे समझेंगे। तो ये समझो कि ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से गई और जब यहाँ पर जाकर के टकराई इस दूसरे फेस पर, तो इसके दूसरे रिफ्रैक्टिंग फेस पर जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो R2 हो जाएगा, चूंकि ये अंदर बन रहा, हमने R1 R2 नाम ले लिया, और फिर ये I2 एंगल ऑफ इमरजेंस से ये बाहर निकल गया। तो देखो ये एंगल तो 90 डिग्री का हो गया क्योंकि ये इस पर नॉर्मल है, यहाँ भी ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 है मतलब ये भी 90 है, मतलब ये भी 90 है, और मतलब आपको पता चल गया कि हाँ ये 90 डिग्री है। अब एक चीज़ देखो कि इसमें हमको मालूम है कि जो पाथ है, पाथ भी चेंज हो रहा है। तो अगर पाथ चेंज हो रहा है तो पाथ का डेविएशन हो रहा है, मतलब पाथ से वो डेविएट हो जा रहा है। देखें यहाँ से ये जो रे बिल्कुल जा रही थी KL, यह जब अपने पाथ से डेविएट हुई तो ये इस रास्ते से चली गई। तो ये जो डेविएशन बना, ये डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम मान लेते हैं Δ1। और देखो यहाँ पर ये रे बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये रे ऐसे मुड़ करके चली गई, ये अवे द नॉर्मल गई क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये अवे द नॉर्मल बेंड हो गई। इसको हमने पीछे थोड़ा सा बढ़ाया तो देखा कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है यहाँ से, ये डेविएशन है, दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड सरफेस, ये हो गया Δ2। और ये देखिए फाइनली जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है, इनको पीछे बढ़ाने पर जो मेन यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज डेल्टा। अब अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं DLM से, फ्रॉम ट्राइंगल DLM से देखें, यह इसका एक्सटर्नल एंगल है, और जब यह इसका एक्सटर्नल एंगल है तो यह इनके दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा, मतलब कि डेल्टा विल बी इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द टोटल डेविएशन इक्वल टू डेविएशन बाय फर्स्ट सरफेस प्लस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड सरफेस। और अगर इसको हम लोग इसके टर्म में, एंगल के टर्म में लिखें तो ध्यान से देखो, Δ1 को आप लिख सकते हैं जैसे I1 है तो ये पूरा एंगल अपोजिट एंगल हो जाएगा I1, और Δ1 को I1 में से ये R1 को घटा के लिख सकते हैं। फिर से समझो, ये I1 है तो इन्हीं दोनों के बीच में बनने वाला यह एंगल भी I1 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो Δ1 को हम क्या लिख सकते हैं कि ये टोटल I1 है, I1 में से R1 घटा दो, तो हम इसी तरह से यहाँ देखें, यह I2 है तो ये भी पूरा I2 होगा, तो I2 में से R2 निकाल दें तो Δ2 बच जाएगा। तो देखें I1 माइनस R1, दिस इज Δ1 प्लस I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो यहाँ से हम लोग इसको एक और नए तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2।
इसको हम लोग एक इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग R1 प्लस R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। R1 प्लस R2 को कैलकुलेट करने के लिए देखिए दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं और दोनों ही मेथड आपको पता होने चाहिए। यहाँ से हम आप ये समझ लीजिएगा कि ये फर्स्ट मेथड से हम चल रहे हैं। देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, चार भुजाओं से बनी हुई कोई भी आकृति हो, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और आपको मालूम है इसके चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ALEM की बात करें, ALEM, तो हम लिखते हैं फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ALEM। यहां से हम बात करते हैं ALEM से। देखो ये वाली एंगल आपको सीधा पता चल गया 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो इन दोनों का सम तो 180 हो गया। इसका मतलब कि इसका एंगल A और एंगल E का सम भी 180 होगा। तो सिंस, अब देखो एंगल ALE, ये पूरा एंगल इक्वल टू एंगल AME, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों का सम आपको मिल गया 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ये बात हमको समझ में आ गई। और अगर हम इसी चीज को फ्रॉम ट्राइंगल ये ले लें LME, फ्रॉम ट्राइंगल LME अगर हम बात करें, तब देखो क्या होगा। एंगल के भी तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस E, R1 प्लस R2 प्लस एंगल E इज इक्वल टू अगेन 180। अब देखो, अगर हम चाहें तो यहां से अगर इसको इक्वेशन 2 बना दें, इसको इक्वेशन 3 बना दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल E। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल E और एंगल E तो आपस में कैंसिल हो गए और R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, A के बराबर हो गई। इसका मतलब A इक्वल टू R1 प्लस R2। एंगल A लिखना चाहिए, अब एंगल नहीं लिख रहे हैं। अब चाहे तो यहाँ से भी एंगल हटा दें। तो कहने का मतलब ही हो गया, जब डिग्री के बराबर है तो एंगल की ही बात हो रही है। तो A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप पुटअप कर दें। तो इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो हमको पता चल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। देखें यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन 1 में I1 प्लस I2 एज इट इज माइनस R1 प्लस R2 की जगह पर A रख देंगे। दिस इज द फार्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। अब जो ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, अब इसी फार्मूले में हम आपको एक दूसरा मेथड बता देते हैं, जिससे देखो हम लोगों ने यहाँ से जो काम किया है कि फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल और ये ट्राइंगल, ये दोनों चीज मिला करके हम लोगों ने प्रूव किया है कि A इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी को हम लोग एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ALM। अब ट्राइंगल ALM में आपको मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका एंगल A और ये वाला एंगल ALM और प्लस एंगल AML, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये सब मिला करके तीनों 180 डिग्री होंगे। तो हम इसी चीज को देखते हैं फ्रॉम, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए है। आप चाहें तो यह इतनी पूरी चीज लिखें क्वाड्रिलेटरल से लेकर के और यहां तक की चीज, या तो ये चीज लिख लें फ्रॉम ट्राइंगल ALM। जब इस ट्राइंगल में जाएंगे तो इस ट्राइंगल में समझो हमको करना क्या है। देखो पहले तो एंगल A हो गया प्लस
एंगल ए एल एम प्लस एंगल ए एम एल, ये वाला इक्वल टू 180 डिग्री, ये इतना हमको मिला। अब देखो इसमें हम ए एम एल और ए एल एम की वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं। देखो ये ए तो आपका रहेगा ही, प्लस ए एल एम की वैल्यू देखो, यहां से अगर हम ए एल ई पूरा लेते हैं तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 90 डिग्री में से R1 को घटा दे तो हमको ALM मिल जाएगा। ध्यान से देखो पूरा 90 है, यहां से लेकर के यहां तक 90 है, 90 में से R1 अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा एंगल ALM। तो हम लोग इसको लिख देंगे 90 माइनस R1। फिर देखो यहां पर ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री है, यहां तक पूरा एंगल AME, और एंगल AME में से अगर R2 आप डिडक्ट कर देंगे तो आपको 90 माइनस R2 ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो हम इसकी जगह 90 माइनस R1 और इसकी जगह 90 माइनस R2 लिख दें। ये 90 माइनस R1 और प्लस 90 माइनस R2, ये दोनों एंगल हो गए और इक्वल टू 180 तो है ही। अब देखो यहाँ से 90 प्लस 90 180, तो हमारे पास बचा A माइनस R1 माइनस R2 प्लस 180 इक्वल टू 180, ये इतनी बात बची। अब देखो 180 से 180 कैंसिल, तो हमको A की वैल्यू क्या मिल गई, R1 प्लस R2। जो चीज़ आपको यहाँ से मिली थी वही चीज़ आपको यहाँ 2-3 लाइन में मिल जाएगा। 2-3 लाइन में क्या, ये तो 2 ही लाइन में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ये क्वाड्रिलेटरल से जो चीज़ आप लिखे हैं यहाँ से और A इक्वल टू R1 प्लस R2 तक जो चीज़ आपने डिराइव किया है, आप उसी चीज़ को सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप उसी चीज़ को कर सकते हैं। अब हम लोग इस फार्मूले पर जरा डिस्कस करें कि इस फार्मूले से हमको जो वैल्यू मिल रही है एंगल ऑफ डेविएशन की, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। इसकी डिपेंडेंसी देखो, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर है और दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म पर है। इन दोनों पर ही आपकी डिपेंडेंसी डेल्टा की या एंगल ऑफ डेविएशन की डिपेंडेंसी इन दोनों चीज़ों पर है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा तो भी ये वैल्यू डेल्टा की बढ़ जाएगी, कम होगा तो भी बढ़ जाएगी, और एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी इसकी डिपेंडेंसी है। तो हम लोग, और एक चीज़ और भी, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहें, मान लो कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ आपको मालूम है साइन आई बाई साइन आर, तो हम यहाँ पर साइन I1 बाई साइन R1 लिखेंगे फॉर दिस सरफेस, साइन I1 बाई साइन R1, और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू के बराबर। तो यहाँ से आपको एक बात और भी मिलेगी कि साइन I1 इज इक्वल टू साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। यहाँ से ये वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। और इससे अगर आपके पास I1 की वैल्यू है तो आप R1 की वैल्यू पा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म अगर है और I1 की वैल्यू है तो R1 कैन बी डिटरमिन्ड, आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम I1 I2 से R1 R2 भी पता कर लेंगे, और एंगल ऑफ प्रिज्म इन्हीं सब पर एंगल ऑफ डेविएशन की डिपेंडेंसी होती है, और इसी से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। अब जब इस डेविएशन एंगल के और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए ये ग्राफ कैसा मिलता है। ये ग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपके क्लास 12th में एक एक्सपेरिमेंट भी है टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बहुत इजीली हो जाता है। तो इनको इस एक्स एक्सिस पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, वाई एक्सिस पर हमने एंगल ऑफ डेविएशन ले लिया, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का शेप हमको कुछ इस टाइप का मिलता है, कुछ इस टाइप का ग्राफ का शेप हमें मिलता है। देखो किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमको यह मिनिमम एंगल मिलती है डेविएशन की, और वो एंगल कौन सा होगा वो एग्जैक्ट कभी कभी पता नहीं चलता। तो हम इस ग्राफ को स्मूथली ड्रा करते हैं,
स्मूथली ड्रा करना, एक बात समझो कैसे स्मूथली ड्रा करते हैं। पहले तो इसको और एनालाइज कर लें। देखो यहाँ इस पर ये डेविएशन है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हम ये डेविएशन पा रहे हैं। सेम डेविएशन हमको तब भी मिलता है जब हम यहाँ पर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हैं। फिर जब हम यहाँ जाते हैं तो जो हमको डेविएशन मिलता है वही चीज़ हमको यहाँ भी मिलता है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि जो डेविएशन हमको मिलता है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हम सेम डेविएशन पाते हैं, और होता भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी टाइम हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को इस पर अप्लाई करें तो भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। जैसे I1 पर इंसिडेंट किया तो कुछ एंगल ऑफ डेविएशन मिला, या I2 इमरजेंस रे हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया। अब अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दें तो ये इमर्ज होगी, यहाँ से बाहर आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यह रे अपने पाथ को एग्जैक्टली रीट्रेस करेगी, तो उस पर भी हमको यही डेविएशन मिलेगा। तो I1 पर जो डेविएशन मिल रहा है वही डेविएशन I2 पर भी मिलेगा। वही चीज़ यहाँ आपको ग्राफ से भी समझ में आ रही है कि इस पॉइंट पर जो डेविएशन मिल रहा है वही इस पॉइंट पर पा रहे हैं, जो यहाँ डेविएशन मिलेगा वही यहाँ भी डेविएशन मिलेगा। लेकिन सिर्फ एक और केवल एक, वन एंड फॉर ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस वी गेट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको फ्री हैंड ड्रा करते हैं। फ्री हैंड ड्रा करने का मतलब, या स्मूथली ड्रा करते हैं, उसको ड्रा करने का जरा सा मतलब समझो क्या होता है। हम इसको बस समझा दें आपको। मान लो ये I है और ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है, I और डेल्टा। अब देखो एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिला, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ मिला, चौथा पॉइंट यहाँ मिल रहा है। ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते चले गए। इन पॉइंट्स को आपको मिलाना है, तो इन पॉइंट्स को मिलाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये फ्री हैंड नहीं हुआ, इसको हम फ्री हैंड ग्राफ या फ्री हैंड ड्रा नहीं कहेंगे। तो इसको मिलाने के लिए आपको मैं फिर से यही 4 पॉइंट बना के समझाता हूँ कैसे मिलाएंगे, फ्री हैंड कैसे बनता है। देखो ऐसे हमको ये 4 पॉइंट मिले हुए थे, तो फ्री हैंड जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कैसे ये आ रहा है, ऐसे आया ऐसे चला गया। अब इसमें ये थोड़ा किनारे भी हो गया तो कोई बात नहीं, और इसी फ्री हैंड में ये बात यहाँ तक पहुँची कि ये ग्राफ इस पॉइंट पर मिनिमम पहुँच रहा है, तो इसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन माना जाएगा। दिस इज द इंसिडेंट एंगल फॉर विच वी आर गेटिंग द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्री हैंड ग्राफ होता है, क्योंकि हम मान लो कि हमें एक आइडिया ऐसे है कि जैसे जब हम इसको अपने एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग करते हैं, आप लोग क्लास 12th में ये एक्सपेरिमेंट भी पाते हैं, तो जैसे जनरली देखो 5 डिग्री के गैप पर करते हैं। तो जब 5 डिग्री के गैप पर आप कर रहे हैं, तो जैसे मान लो 30 डिग्री पे आपने ड्रा किया, 35, 40 पे ड्रा किया, 30, 35, 40, 45 ऐसे करके आप ड्रा करते चले गए। तो यहाँ पर ये तो मिला कि हाँ यहाँ पर सबसे मिनिमम मिल रहा है, फिर थोड़ा सा ये ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि इससे भी कम कहीं 38 डिग्री पर रहा हो। ये 30 है, ये 35 है, हो सकता है यहाँ 38 पर हो, ये 40 के पहले कोई और पॉइंट हो, तो इसलिए हम लोग इसको फ्री हैंड ड्रा करते हैं। या तो फिर 1 डिग्री के लिए आप ड्रा कर रहे हैं, तो मान लो कि अगर 30, 31, 32 ऐसे करके ड्रा करोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, वो उतना ड्रा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम ड्रा करने भी लगे तो हो सकता है 39 और ये 40 के बीच में कोई पॉइंट आ रहा हो, तो 39.5 तो हमने ड्रा नहीं किया, तो हमने 39.5 नहीं ड्रा किया, हम 39.7 नहीं ड्रा किए। हो सकता है 39 और 40 के बीच का कोई पॉइंट मिल रहा हो, तो इसलिए आप कितने पॉइंट्स ड्रा करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, और उसी में जिस पॉइंट पर हमको मिनिमम मिलता है उसी को हम मान लेते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब अगली बात पर चलो, हमको ये तो पता चला एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये है। बाकी सभी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो हमको डेविएशन मिल रहा है वो दो के लिए, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम
डेविएशन मिला। जैसे इस पर जो डेविएशन मिला वही इस पर भी मिला, यहाँ जो मिला वही यहाँ भी मिला। लेकिन जब हमको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिला तो वह सिर्फ एक ही पॉइंट में मिला, सिर्फ एक जगह पर हम डेविएशन मिनिमम पाए, इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किए। इस केस में एक खास बात होती है कि जब हम मिनिमम डेविएशन पाते हैं उस समय I1 की वैल्यू I2 के बराबर होती है। ये ग्राफ के बारे में लिख भी दिया, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन I एंड डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, वी फाइंड दैट फॉर वन एंड ओनली वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म प्रोड्यूसेज मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन मीन्स डेल्टा एम, डेल्टा एम मीन्स एंगल मिनिमम डेल्टा एम। In the position of minimum deviation, the angle of incidence I1 and angle of emergence I2 are equal। ये बात मैंने आपको बताई कि क्योंकि एक ही पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमको एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलता है। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब हम ये पा रहे हैं तो देखो, अगर हम यहाँ से I1 से रे को इंसिडेंट कराएंगे, अगर मान लीजिए उस पर हमको मिला एंगल मिनिमम डेविएशन, और अगर उस समय ये I2 है, और उस अब अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर हम इस रे को इंसिडेंट करा दिए तो भी वो मिनिमम ही मिलेगा, क्योंकि वो तो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए जाएगा। तो इसका मतलब I1 पर भी मिनिमम मिला, I2 पर भी मिनिमम मिला। तो एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम मिल सकता है, इसका मतलब कि I1 और I2 एक ही है, I1 और I2 सेम है। तो ये बात हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए। फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I1 बाई R1 इक्वल टू n, n मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन I2 बाई R2 इक्वल टू भी n होगा, क्योंकि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो उसके लिए R2 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पे बराबर हो गया। और एक चीज़ देखो कि एट, या इसको दूसरी लाइन में लिखते हैं, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देन उस कंडीशन में I1 इज इक्वल टू I2। तो देखो, अगर I1 और I2 दोनों बराबर हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो तो R1 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो R1 की वैल्यू हो जाएगी साइन I1 बाई n, और R2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन I2 बाई n, और I1 और I2 दोनों सेम ही हैं, तो इसका मतलब कि R1 और R2 भी सेम ही मिलेंगे। when delta equal to delta m, then I1 is equal to I2 and from Snell's law R1 is equal to R2। ये दोनों चीज़ें एक बराबर ही होंगी, वो भी तब जब एंगल मिनिमम डेविएशन हमको मिले। उस कंडीशन में I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा और R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। अब देखो हम लोग फार्मूला कुछ और बना लेते हैं। एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, मतलब जब डेविएशन मिनिमम है उस समय I1 इक्वल टू I2, इसको मान लिया I से, मान लिया कि ये I के बराबर है। देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, देखो स्नेल्स लॉ में क्या है, साइन I1 बाई साइन R1 ये होता है n, मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब एक चीज़ देखो कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा I1, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा, लेकिन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल यहाँ से रे यहाँ से इंसिडेंट कराएं और I2 हमारा इंसिडेंस का एंगल हो तो ये R2 हमको मिल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये देखो
एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 के लिए R1 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I2 के लिए R2 हो गया, और दोनों पर हमको सेम ही ये वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन I2 बाई ये R1 है साइन R2। यहाँ से देखो चूंकि ये I1 I2 बराबर हो गया है, इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R2। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसके जगह I रख दिया, इसके जगह I रख दिया, ये तो R1 R2 है ही। अब यह तो तभी संभव है, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि R1 R2 के बराबर है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी गेट R1 इक्वल टू R2। तो एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, और इसको हमने R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R मान लिया। अब हम लोग जो फार्मूला डिराइव किए थे उसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से 10 देखो A इक्वल टू हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे R1 प्लस R2। आपने इसके पहले बनाया होगा इक्वेशन 1 2 3, उसमें आप देख सकते हैं। तो R1 प्लस R2 की जगह पर R प्लस R लिखेंगे, मतलब 2R लिखेंगे, और यहाँ से अगर R की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो मिल जाएगा A बाई 2। इसी तरह से हम लोगों ने दूसरा फार्मूला डिराइव किया था फ्रॉम डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m। इस कंडीशन में क्या होगा देखें, यह हो जाएगा डेल्टा m इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इस समय I हो जाएंगे, मतलब I प्लस I माइनस A। यहाँ से ये 2I हो गया। तो देखो यहाँ से अगर हम बनाएं तो डेल्टा m इक्वल टू 2I माइनस A। यहाँ से देखो डेल्टा m प्लस A इज इक्वल टू 2I, और यहाँ से I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा डेल्टा m प्लस A डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू मिल गई। अब ये मिल गया हमको, यह R और ये I की वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को रख करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, ये वैल्यू आती है, और यही वैल्यू आपको उठा के रख देनी है। n इज इक्वल टू साइन I की जगह आपको रखना है डेल्टा m प्लस A बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन R। साइन R का मतलब हो गया साइन A बाई 2। तो ये आपका फार्मूला हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला, इसी को हम लोग प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। अब देखो इसमें अगर आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मालूम है, प्रिज्म की एंगल मालूम है, तो आप उस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ ध्यान दें, मिनिमम डेविएशन पर I1 और I2 बराबर हैं, R1 और R2 आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ R1 और R2 अगर बराबर है तो इसके साथ जो नॉर्मल हमने ड्रा किया, नॉर्मल से एक बराबर एंगल यहाँ से दोनों जगह से बन रही है। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो रे होगी वह बिल्कुल इस बेस के पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों इस पर इन दोनों साइड्स पर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर से बराबर एंगल पर दोनों, जैसे 30 डिग्री यहाँ है तो 30 डिग्री यहाँ भी है। तो इसका मतलब कि दिस रे विल बी पैरेलल इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन द लाइट पासेज इन द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस।
अब इसी फार्मूला को हम लोग थिन प्रिज्म के लिए डिराइव करते हैं। पतले प्रिज्म के लिए, पतला प्रिज्म वो होता है जिसमें जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग जिसको लेते हैं वह हमारा 5 डिग्री या उससे कम होता है लगभग। मतलब जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है प्रिज्म का, एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री या कम हो, तो ऐसे कंडीशन में जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो हम थीटा मान सकते हैं। तो अगर हम ऐसे मान लें तो उस कंडीशन में एन की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो साइन हट जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और डिवाइडेड a बाई 2। अब ये कैंसिल हो गया 2 से 2, तो बचा क्या a प्लस डेल्टा एम बाई a। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखो ये एन ए इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम, और यहाँ से अगर आप डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एन ए माइनस ए या एन माइनस 1 इंटू ए। तो हमारे पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक और फार्मूला बनता है, एन माइनस 1 इंटू ए। दिस इज ओनली फॉर थिन प्रिज्म। और थिन प्रिज्म में आपको एक बात ये भी दिख रहा है कि जो मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है या एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म पर। तो इस तरह से यह आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म।